हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ईआर मॉडल्स के बारे में। बेसिकली ईआर मॉडल क्या होती है, उसकी कंपोनेंट्स क्या क्या होती है, उसको हम डीबीएमएस में क्यों यूज करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका दूसरा पार्ट, जो कि हमारा ईआर मॉडल को कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्टेप्स टू डिजाइन ईआर मॉडल। ठीक है, कि हम क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करके एक ईआर मॉडल को डिजाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसको पढ़ने से पहले, मतलब स्टेप्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ईआर मॉडल क्या होती है। क्योंकि अगर हम दो लेक्चर, जो भी हमने पिछले लेक्चर पढ़ा था, अगर हम दो लेक्चर को रिलेट कर पाते हैं तो जो भी हमारा डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछले लेक्चर का, ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले। अगर हम बात करें ईआर मॉडल का, ठीक है, अगर हम बात करें ईआर मॉडल का, तो बेसिकली ईआर मॉडल क्या है। ईआर मॉडल का मतलब है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। यानी कि अगर हम एक डेटाबेस की बात करें, ठीक है, अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में क्या करते हैं, हम रिलेटेड डेटा को स्टोर करते हैं। यानी कि जो भी डेटा हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। अगर रिलेशन है तो वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करेंगे, अगर रिलेशन नहीं है तो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जो भी डेटा हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं उसको हम टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं। यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आरडीबीएमएस, जो कि फॉलो करता है टेबुलर फॉर्म। यानी कि डेटा को हम टेबल की फॉर्मेट में डेटाबेस में स्टोर करते हैं। ठीक है, जो भी डेटाबेस में डेटा को स्टोर करेंगे उन डेटा के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। अगर मान लो एक छोटा सा डेटाबेस है, ठीक है, मतलब उसमें मान लो कि 2 से 3 टेबल हैं या 1-2 टेबल हैं। मान लो कि एक कॉलेज की डेटाबेस है, ठीक है। हालांकि जो डेटाबेस होती है कॉलेज की बहुत बड़ा सा होता है। एग्जांपल ले लें कि हम अगर एक बात करें कॉलेज डेटाबेस की, तो मान लो एक डेटाबेस है जिसका नाम है कॉलेज डेटाबेस, जिसको हम सिर्फ कॉलेज की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। अगर मान लो मैंने 2 टेबल उसमें क्रिएट करा कॉलेज डेटाबेस के नाम में, कि जो पहला टेबल है हमारा स्टूडेंट और जो दूसरा टेबल है फैकल्टी। ठीक है, सिर्फ मेरा जो डेटाबेस है कॉलेज डेटाबेस, उसमें सिर्फ 2 टेबल हैं, जो कि हम स्टूडेंट और फैकल्टी। अगर मैं चाहता हूँ ये जो स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, तो हम आसानी से कह सकते हैं स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि मेनी स्टूडेंट। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं, मतलब 60 बच्चे हो सकते हैं क्लास में, 120 बच्चे हो सकते हैं क्लास में। जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी स्टूडेंट होंगे, वो मल्टीपल टीचर से, मल्टीपल फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेनी स्टूडेंट टू मेनी फैकल्टी, या मेनी टीचर्स, कुछ भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो टीचर या जो फैकल्टी और जो स्टूडेंट है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका बोलते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो सिंपल है कि अगर हम छोटे डेटाबेस की बात करें, अगर हम स्मॉल डेटाबेस की बात करें, तो उसमें कम टेबल्स होते हैं, यानी कि 1 या 2 टेबल्स होते हैं। उन टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हम देख के पता चल जाता है कि इन टेबल के बीच में 1 टू मेनी या मेनी टू मेनी या 1 टू 1 रिलेशनशिप है। अगर हम बात करें एक बड़ा सा डेटाबेस का, अगर मान लो एक हॉस्पिटल की बात करते हैं, हॉस्पिटल में क्या होती है, एक मल्टीपल फंक्शनलिटी जो होती है उसमें, कि कितने पेशेंट है, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने ऑपरेशन एक दिन में हेल्ड हो रहा है, और ये जो सारी चीज़ें हैं उसको हम हॉस्पिटल डेटाबेस में स्टोर करते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल डेटाबेस नहीं, से बहुत सारे डेटाबेस हैं। अगर बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक में बिलियंस ऑफ यूजर हैं। तो इन यूजर को मैनेज करना, उन यूजर की जो वैल्यू होती है उसको हम कैसे रिट्राइव करेंगे, कैसे उनको हर तरह के डेटा हम प्रोवाइड कर सकें, तो उसके लिए भी डेटाबेस चाहिए होती है। तो जब भी हम कोई भी एक बड़ा सा डेटाबेस की बात करें, ठीक है, अगर मान लेते हॉस्पिटल डेटाबेस, तो हॉस्पिटल डेटाबेस क्या होती है, डॉक्टर की इंफॉर्मेशन होती है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उसकी भी होती है। तो बहुत सारे फंक्शनलिटी होती हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो उन फंक्शनलिटी को मैनेज करने के लिए हम डीबीएमएस का मदद लेते हैं, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मदद लेते हैं। ठीक है, अगर हम हॉस्पिटल डेटाबेस की बात करें, यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स होते हैं। यहाँ पर 1 या 2 टेबल्स थे, तो हमने बता दिया कि जो भी हमारा टेबल है उनके बीच में 1 टू 1 है, 1 टू मेनी और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। यानी कि कोई भी हम देख के बता सकते हैं। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, उसमें मल्टीपल टेबल्स होते हैं, तो हमको बताना आसान नहीं होगा कि जो भी टेबल्स होते हैं हॉस्पिटल डेटाबेस के अंदर, उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। तो ये ज़्यादा मुश्किल काम है कि मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालना। तो हम कह सकते हैं जो ईआर मॉडल है, ये बेसिकली यूज होती है कि एक बड़ा सा डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होते हैं, उन मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करता है। कंबाइन करने के बाद एक पर्टिकुलर रिलेशन निकल के आता है। उन रिलेशन को एक पर्टिकुलर व्यू मिलता है, उस व्यू को प्रोवाइड करा जाता है बाय यूजिंग ईआर मॉडल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम बड़ी सी डेटाबेस में काम करते हैं, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ हर एक टेबल का, हर एक डेटा का कोई ना कोई एक लॉजिकल व्यू होती है। जो जब भी हम घर को बनाते हैं उसके पहले हमको एक ब्लूप्रिंट को डिजाइन करना पड़ता है कि जो घर होगा हमारा कैसे दिखेगा। जैसे जब भी हम कोई टेबल या कोई भी डेटा को क्रिएट कर रहे होंगे, तो हमको एक ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल व्यू ऑफ डाटा। ठीक है, ठीक है, लॉजिकल व्यू ऑफ डाटा।
तो हर एक टेबल का कोई ना कोई एक लॉजिकल व्यू होगा। मान लो कि हॉस्पिटल डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हैं, उन मल्टीपल टेबल का कोई ना कोई एक व्यू होगा, उन व्यू को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर व्यू निकाला जाता है जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल व्यू ऑफ ए डेटाबेस। ठीक है, मैं आपको बता दूं लॉजिकल व्यू ऑफ डाटा और लॉजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस दोनों अलग अलग चीज़ें। ये जो लॉजिकल व्यू डाटा, ये एक पर्टिकुलर डाटा की व्यू होती है, यानी कि कोई भी एक टेबल हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको हम बोलते हैं लॉजिकल व्यू ऑफ डाटा। अगर हम बात करें लॉजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस की, तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा है, यानी कि हम पर डाटा की कलेक्शन होती है, तो उसकी व्यू को हम बोलते हैं लॉजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस। दोनों अलग अलग चीज़ें। लॉजिकल व्यू ऑफ डाटा इज डिफरेंट फ्रॉम लॉजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस। तो जो ईआर मॉडल, उसका काम ये है कि जहाँ पर मल्टीपल टेबल्स होते हैं, उन मल्टीपल टेबल्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, क्या क्या उनका व्यू है, तो उनको कंबाइन करके पर्टिकुलर रिलेशनशिप है, पर्टिकुलर व्यू प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं ईआर मॉडल का। तो आई होप आपको पता चल चुका होगा ईआर मॉडल क्या है। तो अगर बात करें ईआर मॉडल कंपोनेंट की, यहाँ पर तीनों कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं एंटिटी, और दूसरा हमारा एट्रीब्यूट, और तीसरा हमारा रिलेशनशिप। आई होप आपको ये तीनों चीज़ों के बारे में पता है कि एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होती है, और रिलेशनशिप क्या होती है। अगर आपको नहीं पता, आई बटन पे लिंक छोड़ रहा हूँ ताकि आप इसका प्रीवियस वीडियो देख सको, ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल के बारे में। तो एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एंटिटी के बारे में। अगर मान लेते हैं एंटिटी, तो एंटिटी कुछ भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसका एक फिजिकल लॉजिकल एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। अगर मान लेते हैं पेन, तो पेन भी एक एंटिटी है। ठीक है, एंटिटी तो हो गया कि एक कुछ भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसका कोई ना कोई फिजिकल या लॉजिकल एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। तो मान लो कि पेन एक एंटिटी है। ठीक है, जो एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट ये है कि जिसके पास पूरी एंटिटी की इंफॉर्मेशन होती है। यानी कि अगर पेन की बात करें, तो पेन की इंफॉर्मेशन क्या है, इसकी प्राइस क्या है, जो पहली इंफॉर्मेशन है पेन की, इसकी प्राइस क्या है। ठीक है, तो प्राइस पता चलने के बाद हम बात करते हैं ब्रांड क्या है इसका, कौन सी ब्रांड की पेन है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, पेन हमारी एंटिटी है। अगर उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। अगर बात करें स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट हो गया हमारा एंटिटी। अगर स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स की बात करें, जो कि हमारा एज है, ठीक है, एज हो गया, नेम हो गया, उसका रोल नंबर क्या है, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट के बारे में, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट ऑफ स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट एक एंटिटी है, एज, नेम, रोल नंबर, जो भी सारी चीज़ें हैं, उसको बोलते हैं स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो रिलेशनशिप दोनों एंटिटी के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप उसको प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो ये 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है, और many to many हो सकता है। तो अभी बात करते हैं सिंबल्स क्या क्या यूज होते हैं जब हम ईआर डायग्राम को डिजाइन कर रहे होंगे। सिंबल्स, ठीक है, अगर पहला सिंबल की बात करें, यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या क्या सिंबल्स यूज होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो तीनों सिंबल्स यूज होते हैं। यानी कि जो पहला सिंबल है रेक्टेंगल, वो यूज होता है एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो इक्लिप्स है यूज होता है एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो डायमंड है यूज होता है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन तीनों सिंबल्स की मदद में हम ईआर डायग्राम को क्रिएट डिजाइन कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ईआर मॉडल क्या होती है, उसकी कंपोनेंट्स क्या क्या होती है, और सिंबल्स क्या क्या यूज होती है ईआर मॉडल को डिजाइन करने के लिए। तो चलिए अभी मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि क्या क्या स्टेप्स को फॉलो अप करके हम एक ईआर मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो हम कुछ इस तरह से करते हैं, स्टेप्स टू डिजाइन ईआर मॉडल। ठीक है, तो अगर अभी बात करते हैं क्या क्या स्टेप्स को फॉलो अप करके हम एक ईआर मॉडल को डिजाइन कर सकते हैं। तो जो पहला स्टेप है, यानी कि स्टेप नंबर 1, कि जो पहला स्टेप है हमारा, वो है एंटिटी आइडेंटिफिकेशन। कि जब भी हम ईआर मॉडल डिजाइन कर रहे होंगे, जो पहला काम हमको करना पड़ेगा वो है एंटिटी आइडेंटिफिकेशन। यानी कि अगर मान लेते हैं डेटाबेस है, ठीक है, कोई भी डेटाबेस ले लेते हैं, हम कि एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस ले लेते हैं। मान लो कि हमको बोला गया कि जो यूनिवर्सिटी डेटाबेस है उसके लिए एक ईआर मॉडल क्रिएट करना है। ठीक है, ईआर मॉडल क्रिएट करने के लिए जो पहला स्टेप है वो हमारा एंटिटी आइडेंटिफिकेशन है। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी में क्या क्या एंटिटी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें ऐसे हो सकते हैं जिसको हम बोलेंगे कि ये यूनिवर्सिटी का एंटिटी है। अगर जो पहला एंटिटी की बात करें वो है हमारा फैकल्टी। जो फैकल्टी होगा यूनिवर्सिटी का, तो पहला एंटिटी होगा ना, उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके मान लो कि जो फैकल्टी है उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अगर आप फैकल्टी की बात करें, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन उसको बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल जो काम है हमारा वो एंटिटी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि क्या क्या एंटिटी हो सकते हैं डेटाबेस में। जो पहला चीज़ है हमारा, देखिए फैकल्टी हो गया। दूसरा का स्टूडेंट, की जो स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन भी जमा करनी है, तो हम स्टूडेंट को भी एक एंटिटी मानेंगे। जो तीसरी हो सकता है कोर्स भी हो सकता है, कि क्या क्या कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, तो कोर्स हो गया। दूसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और तीसरी है फी। ये सबसे इम्पोर्टेंट एंटिटी है कि अगर हम कोई भी कॉलेज में या कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाते हैं तो हमको फीस के बारे में बड़ी ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये भी एक एंटिटी है फीस। तो ऐसे बहुत सारे एंटिटीज हो सकते हैं कि जिसको हम बोलते हैं एंटिटीज ऑफ ए डेटाबेस।
तो पहला काम हमारा है कि जब भी हम कोई एआर मॉडल को क्रिएट कर रहे होंगे पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए, उस डेटाबेस का क्या क्या एंटिटी हो सकती है उसको हम पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें आपकी यूनिवर्सिटी में कोई की एक बड़ा सा हॉस्पिटल है तो उसके लिए भी एक एंटिटी बनाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे एंटिटी हो सकते हैं, तो ऐसे कोई नहीं कि 4-5 ही हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एंटिटीज हो सकते हैं। तो जो पहला काम हमको करना है जब भी हम एआर मॉडल को डिजाइन कर रहे होंगे, तो पहला काम है एंटिटी आइडेंटिफिकेशन, जो हमने कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप 2 का। अगर हम स्टेप 2 की बात करें तो एंटिटी तो आइडेंटिफाई हो चुका है, अभी क्या है, अभी एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करना, एट्रीब्यूट आइडेंटिफिकेशन। अगर हम एंटिटी को फाइंड आउट कर चुके हैं तो एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करना कोई इतना बड़ी बात नहीं है, यह बड़ा सा आसान चीज़ है। तो यहाँ पर सिंपल है। अगर हम फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी क्या है, फैकल्टी एक एंटिटी है, क्या क्या उसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं उसको हम फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये जो जितनी भी सारे एंटिटी है ना, फैकल्टी, स्टूडेंट, कोर्स, फी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जितने भी एंटिटीज है उन सारी एंटिटीज का एक एट्रीब्यूट होना जरूरी है। तो पहली बात तो फैकल्टी का क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, पहली बात तो उसका नाम क्या है, जो फैकल्टी है उनका नाम क्या है। ठीक है, नाम पता होने के बाद उसका एज क्या है, एज के बाद उनकी सैलरी क्या है, सैलरी हो सकते हैं, उनकी जो फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं, उनका एड्रेस हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो सकती है फैकल्टी के बारे में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, नेम, एज, सैलरी, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह, जो भी सारी चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। क्योंकि एट्रीब्यूट कुछ ऐसा चीज़ होती है जिसके पास एंटिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि एंटिटी हो गया, एंटिटी की जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो जो पहला एट्रीब्यूट है फैकल्टी का वो है नेम, एज, सैलरी वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट भी तो एक एंटिटी है ना, यहाँ पर स्टूडेंट भी तो एक एंटिटी है ना। अगर स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट की क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, यानी कि क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की हो सकती है। जो पहला है वही नेम है, नेम के बाद एज है, एज के बाद कौन सा कोर्स में एडमिशन हुआ है उसका, तो पहली बात तो कोर्स कौन सा है, उसका एड्रेस कौन सा है। तो जो भी स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। जो स्टूडेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं एंटिटी, यानी कि ये हमारा एंटिटी है, स्टूडेंट हमारा एंटिटी है। स्टूडेंट के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर एंटिटी का मल्टीपल एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जो दूसरा स्टेप है हमारा है एट्रीब्यूट आइडेंटिफिकेशन। जो 2 स्टेप हो चुके हैं, अगर हम तीसरी स्टेप की बात करते हैं तो जो तीसरी स्टेप है वो है हमारा रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन। भाई यहाँ पर जो है एंटिटी मिल गए हमको, एट्रीब्यूट भी मिल गए, लेकिन अभी बात करेंगे कि जो ईआर मॉडल उसका जो मोटिव है वो ये है ना, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, यानी कि जो भी एंटिटीज एग्जिस्ट कर रहे होंगे डेटाबेस में उसके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करना। तो यही तो है हमारा काम। अगर हम एंटिटी हमको मिल गया, एंटिटी के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करेंगे। अभी जो तीसरा स्टेप है हमारा वो है रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। मैं यहाँ पर लिखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। तो यहाँ पर जो मोटिव है वो हमारा यही है कि एंटिटी के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करना। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टूडेंट और फैकल्टी का, तो रिलेशनशिप है, यानी कि कोई फैकल्टी होगा जो कि मल्टीपल स्टूडेंट को पढ़ा रहा होगा, कोई स्टूडेंट होगा जो कि मल्टीपल फैकल्टी से पढ़ रहा होगा, यानी कि मल्टीपल स्टूडेंट मल्टीपल फैकल्टी। तो हम कह सकते हैं ये हमारा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। तो अगर बात करें स्टूडेंट और कोर्स का, ठीक है, अगर बात करें स्टूडेंट और हमारा कोर्स का, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख के बता सकते हो कि स्टूडेंट और कोर्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है। तो स्टूडेंट एक हो सकता है लेकिन कोर्स तो मल्टीपल हो सकते हैं ना, कि मान लो ये पहला स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट नंबर 1, कि स्टूडेंट एक ही है लेकिन कोर्स तो मल्टीपल हो सकता है ना। ये जरूरी है कि सिर्फ डेटाबेस ही पढ़ो, ये जरूरी है कि आप जावा भी पढ़ सकते हो, आप सी भी पढ़ सकते हो, आप नेटवर्किंग भी पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, यानी कि स्टूडेंट एक ही होना चाहिए लेकिन जो कोर्स है वो मल्टीपल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं स्टूडेंट एक तो 1 टू मेनी, स्टूडेंट एक हो गया ना लेकिन कोर्स तो मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 1 टू मेनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इस तरह से जो भी एंटिटीज होते हैं उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बात करें फैकल्टी और कोर्स का, तो एक फैकल्टी होता है, एक पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ाता है, तो हम कह सकते हैं फैकल्टी और कोर्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। अगर हम बात करें फीस की और स्टूडेंट की, तो उनके बीच में गहरा रिलेशनशिप है कि एक स्टूडेंट कितनी फी दे रहा है और कितने इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं उसको हम फाइंड आउट करना पड़ता है, जो कि तीसरा स्टेप में हमारा रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन। तो हम यहाँ पर समराइज कर लेता हूँ। जब भी हम ईआर डायग्राम डिजाइन करते हैं, ठीक है, जो पहला स्टेप हमको ध्यान रखना पड़ेगा वो है एंटिटी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। जो दूसरा स्टेप है हमारा वो है एट्रीब्यूट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो भी एंटिटीज है उसकी बारे में एक इंफॉर्मेशन निकालना, जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट आइडेंटिफिकेशन। तो तीसरा हमारा रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर हमको तीनों चीज मिल चुके हैं, एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, रिलेशनशिप क्या है। तो तीनों चीज मिलने के बाद जो चौथा स्टेप है हमारा वो है क्रिएट या डिजाइन, कुछ भी कह सकते हो, क्रिएट ईआर डायग्राम। तो सिंपल है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। पहला चीज हमको एंटिटी को आइडेंटिफाई करना है, दूसरी हमारा जो है एट्रीब्यूट उसको आइडेंटिफाई करना है, तीसरी हमारा रिलेशनशिप उसको आइडेंटिफाई करना है, तो चौथा हमारा सारी चीजें मिल गई। अभी क्या करना है, क्रिएटिव करना है, डिजाइन करना है। तो ये बात करते हैं सिंटैक्स क्या होती है।
भाई इसका भी सिंटैक्स होती है कि हम किस तरह से, हमें एंटिटी तो मिल गई लेकिन उसको किस तरह हम डिजाइन करेंगे, तो उसका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होती है। तो चलिए बात करें सिंटैक्स के बारे में। तो हमको एंटिटी मिल गया, एट्रीब्यूट मिल गया, रिलेशनशिप मिल गया, तो सारे चीज तो मिल तो गए, लेकिन हम इसको कैसे कंबाइन करके एक पर्टिकुलर ER डायग्राम डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सिंटैक्स के बारे में। तो ये हमारा ER मॉडल का सिंटैक्स। अगर हम बात करें, जो पहला स्टेप है एंटिटी को फाइंड आउट करना, तो मान लो कि छोटा सा टेबल है, ठीक है, छोटा सा डेटाबेस है जहाँ पर 2 एंटिटी है, ठीक है, ये एक एंटिटी और दूसरा एंटिटी ये, ठीक है, या इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, मान लो। तो ये हमारा एंटिटी हो गया। जो पहला स्टेप है हमारा कि एंटिटी को फाइंड आउट करना, हमने एंटिटी को फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये हमारा एंटिटी है, ठीक है, एंटिटी फाइंड आउट हो चुका है। तो एंटिटी का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होंगे, तो ये हमारा 2 एंटिटी के एट्रीब्यूट्स, 2 नहीं बहुत सारे हो सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट है। तो ये पहले एंटिटी का हो गया। फिर दूसरी एंटिटी के कुछ इस तरह से होती है कि हमने दूसरा एंटिटी फाइंड आउट कर चुके हैं, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, तो ठीक है, अभी 2 एंटिटी मिल चुके हैं, अभी उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करना है। तो जब भी हम ER डायग्राम में काम करते हैं तो रिलेशनशिप को हम हमेशा डायमंड शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा रिलेशनशिप है। तो ये एक बेसिक सिंटैक्स है ER मॉडल का कि पहले हमको एंटिटी मिल गया, उसके कुछ एट्रीब्यूट होंगे। ये दूसरा एंटिटी भी इस तरह से कि पहले हम एंटिटी मिल गया, अभी हम दूसरे कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। ये सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद अब हम बात करेंगे जो 2 एंटिटी ए और बी के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। तो हम फाइंड आउट करने के बाद उसको हम डिजाइन कर सकते हैं हमारा ER डायग्राम। तो चलिए एक छोटा सा ER डायग्राम बना के देख लेते हैं कि हम इसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा ER डायग्राम बना है जहाँ पर एक डेटाबेस है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही एंटिटीज हैं, यानी कि स्टूडेंट और कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला चीज है, हमको जो एंटिटी उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट और कॉलेज, ठीक है। तो स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि उसके स्टूडेंट की रोल नंबर होगा, यानी कि स्टूडेंट आईडी होगा, स्टूडेंट के नाम हो सकता है, स्टूडेंट की एड्रेस हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी है उसके एट्रीब्यूट्स हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। अभी बारी है कॉलेज की जो एट्रीब्यूट्स है उसको फाइंड आउट करना। कॉलेज की आईडी, कॉलेज के नाम, सिर्फ ये 2 नहीं बहुत सारे हो सकते हैं, कॉलेज का एड्रेस हो सकता है, तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो सिंपल कि हमने यहाँ पर स्टूडेंट और कॉलेज की जो भी एट्रीब्यूट्स है उसको फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, यानी कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं लेकिन कॉलेज तो एक ही हो सकता है ना। स्टूडेंट तो मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन कॉलेज हमारा एक ही हो सकता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर मेनी टू 1, यानी कि मेनी स्टूडेंट टू 1 कॉलेज। यहाँ पर हमको एक ही रिलेशन डिस्प्ले हो रहा है जो कि हमारा मेनी टू 1, यानी कि मेनी स्टूडेंट टू 1 कॉलेज। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से करा है हमने, स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज, यानी कि मल्टीपल स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ सकते हैं। तो एक तक सैंपल डायग्राम ऑफ ER मॉडल, ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले कि ER डायग्राम हम क्यों यूज करते हैं। तो चलिए अभी एक बड़ा सा ER डायग्राम बना के देख लेते हैं कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक हॉस्पिटल की एक डेटाबेस है, हॉस्पिटल डेटाबेस। तो उसके अंदर कुछ एंटिटीज है, तो उसको हम रिलेट करके ER डायग्राम क्रिएट कर रहे हैं। तो पहली बात हॉस्पिटल एक डेटाबेस है, ठीक है। हॉस्पिटल डेटाबेस में क्या क्या एंटिटीज हो सकते हैं, यानी कि पेशेंट हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, मेडिकल रिकॉर्ड हो सकता है। ये हो गया मेरी एंटिटी तो मिल गया। अभी बात करेंगे अभी उसकी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके बारे में। अगर पेशेंट की बात करें तो पेशेंट की एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, पेशेंट की नाम हो सकता है, उसकी आईडी हो सकती है, उसकी एड्रेस, उसकी डिजीज, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा पेशेंट की पूरी इंफॉर्मेशन, यानी कि पेशेंट की एट्रीब्यूट। तो अभी बात करते हैं हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल एक एंटिटी है जिसका कोई ना कोई एट्रीब्यूट होना जरूरी है। तो हॉस्पिटल की एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें तो जो पहला एट्रीब्यूट है हमारा, हॉस्पिटल की आईडी क्या है, हॉस्पिटल की नेम क्या है, हॉस्पिटल की एड्रेस क्या है, हॉस्पिटल की सिटी कौन सा, यानी कि कौन सी सिटी में ये हमारा हॉस्पिटल है। तो ये हॉस्पिटल की कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए। अगर हम बात करें डॉक्टर की, तो डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर का आईडी क्या है, डॉक्टर की सैलरी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। अगर हम बात करें मेडिकल रिकॉर्ड यानी कि प्रिस्क्रिप्शन, तो जो भी हमारा उसकी आईडी क्या है, कब वो उसको निकाला गया था, यानी डेट ऑफ एग्जामिनेशन, अब उसका प्रॉब्लम क्या था, यानी कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसका अंदर क्या क्या प्रॉब्लम मेंशन करी गई है। तो ये थे हमारे एट्रीब्यूट्स एंटिटीज। तो अभी बारी है उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप उसको फाइंड आउट करना। स्टेप वाइज हमेशा चलेंगे तो हमारा जो काम है आसान हो जाएगा। यानी कि जो पेशेंट है, ठीक है, यहाँ पर पेशेंट है, तो पेशेंट तो मल्टीपल हो सकते हैं, यानी कि जो हॉस्पिटल होगा वो सिर्फ एक ही होगा, यानी कि पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो रिलेशनशिप को मेंशन करी गई जो कि हमारे N to 1, यानी कि मेनी टू 1, मतलब N क्या होता है, N ऑफ इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पेशेंट आ सकते हैं लेकिन हॉस्पिटल एक ही होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है पेशेंट और हॉस्पिटल के बीच में। तो सिंपल है, पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, पेशेंट और हॉस्पिटल के बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है जो कि हमारा मेनी टू 1, मेनी पेशेंट टू 1 हॉस्पिटल। सिंपल है। तो यहाँ पर है हॉस्पिटल हैज ए डॉक्टर, यानी कि हॉस्पिटल और डॉक्टर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। हॉस्पिटल एक हो सकता है लेकिन डॉक्टर तो मल्टीपल हो सकते हैं ना। सिंपल सी बात है, हॉस्पिटल एक ही होगा लेकिन जो डॉक्टर होंगे मल्टीपल होंगे। तो हम कह सकते हैं हॉस्पिटल एक ही है, हॉस्पिटल हैज मल्टीपल डॉक्टर्स, यानी कि 1 to many, यानी कि हॉस्पिटल एक ही है उसमें मल्टीपल डॉक्टर्स हैं, यानी कि 1 to many। तो सिंपल है। अभी डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप है, यहाँ पर फाइंड आउट नहीं करा गया है, आप चाहो तो कर सकते हो। तो सिंपल है, पेशेंट और प्रिस्क्रिप्शन में क्या हमारा जो रिलेशनशिप है क्या है,
एक पेशेंट है, उसका कोई ना कोई प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, यानी कि मेडिकल रिकॉर्ड होनी चाहिए। जो भी रिकॉर्ड है उसके पास, उसका आईडी क्या है, उसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, उसका प्रॉब्लम उसमें क्या मेंशन करी गई है। तो ये एक छोटा सा ईयर डायग्राम था, आपको बताने के लिए एक डेमो था कि हम ईयर डायग्राम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर, तो पहली बात तो हमको एंटिटी फाइंड आउट करना है। दूसरी बात हमको जो भी एंटिटी उसके एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट करना है। तीसरी बात है हमको रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमको ईयर डायग्राम को डिजाइन करना है। आई होप आपको पता चल चुका होगा कि ईयर डायग्राम क्या है, उसको हम क्यों यूज करते हैं, उसका काम क्या है डेटाबेस में, तो क्या सिंटैक्स है, क्या कंपोनेंट्स है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं काम का चीज़ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी उसको देख सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।